CBLR 2018 के बारे में। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, 41/2018 जो है वो इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है जो 14/5/2018 से प्रभाव में आया। ठीक है, तो जब भी हम कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 की बात करेंगे उसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 41/2018 होगा जो 14/5/2018 से लागू है। इसके अंतर्गत टोटल कितने से रेगुलेशन, टोटल 21 रेगुलेशन। मतलब जब भी हम रेगुलेशन की बात करेंगे इसके अंतर्गत तो 1 से लेके 21 तक रेगुलेशन, और एक्ट में जब हम बात करते हैं तो उसमें सेक्शंस की बात होती है। तो 1 से लेके 21 तक रेगुलेशन है इसके अंतर्गत, जिसमें पहला रेगुलेशन क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमिंसमेंट के बारे में कहता है। यह क्या है, इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 41/2018 है जो 14/5/2018 से लागू है। कहता है 1 के अंतर्गत ही यह बताया गया है कि जिस किसी को यह लाइसेंस जारी किया जाता है वह ना तो उसका सेल कर सकता है, ना तो उसका इंडोर्समेंट कर सकता है, और ना ही उसका ट्रांसफर कर सकता है। तो परीक्षा में ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही पूछता है कि बताइए कि ऐसा कहां बताया गया है जहां पर न तो लाइसेंस को सेल कर सकता है, न उसका ट्रांसफर कर सकता है, न ही उसको बेच सकता है। तो उसका सही आंसर होगा 1 के डी में बताया गया। ठीक है, 2 में उसके डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि उसकी परिभाषाएं क्या है। कहता है जब भी हम GSTIN की बात करेंगे यह वही GSTIN होगा जो 15 डिजिट का होगा। कहता है जब भी हम आधार कार्ड की बात करेंगे यह वही आधार कार्ड होगा जो आधार कार्ड से जारी किया जाएगा। कहता है जब भी हम पैन कार्ड की बात करेंगे यह वही पैन कार्ड होगा जो कि इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा जारी किया गया होगा। कहता है जब भी हम रेगुलेशन की बात करेंगे यह वही रेगुलेशन होगा जो इस रेगुलेशन में बताया गया है। जब भी हम फॉर्म H की बात करेंगे, जब भी हम फॉर्म G की बात करेंगे, जब भी हम फॉर्म F की बात करेंगे तो यह वही फॉर्म होगा। कहता है जब भी हम फॉर्म F की बात करेंगे तो यह वही होगा जो 13 के 2 में बताया गया है। जब भी हम फॉर्म G की बात करेंगे यह वही फॉर्म होगा जो 13 के 5 में बताया गया है। जब भी हम फॉर्म H की बात करेंगे तो यह वही फॉर्म होगा जो 13 के 9 में बताया गया। ठीक है, कहता है जब भी हम इस रेगुलेशन के अंतर्गत कस्टम ब्रोकर की बात करेंगे यह वही कस्टम ब्रोकर होगा जो एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति होगा और इसकी परीक्षा को पास कर चुका हो, उसी को हम कस्टम ब्रोकर मानेंगे। तो ये सारी बातें कहां बताई गई है, डेफिनेशन के अंतर्गत बताई गई। ठीक है, और तीसरा रेगुलेशन क्या कहता था, तो 2 से कोई खास सवाल नहीं पूछे जाएंगे, 1 में सबसे इंपॉर्टेंट यही है 1 का डी, 2 में डेफिनेशन के बारे में है, 3 में क्या कहता है कस्टम ब्रोकर टू बी लाइसेंस के बारे में। कहता है एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही किसी कस्टम स्टेशन पर आयात निर्यात का काम कर सकता है। ठीक है, जब उसके पास लाइसेंस होगा वही व्यक्ति मान्यता प्राप्त व्यक्ति माना जाएगा। तो 3 में CB2B लाइसेंस के बारे में बताया गया है। कहता है जबकि कोई आयातक या निर्यातक स्वतंत्र रूप से किसी भी कस्टम स्टेशन पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। यह बात रेगुलेशन 3 में बताया गया। ठीक है, 4 में कहता है इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। कहता है जो आवेदन दिया जाएगा उसके बारे में 4 में बताया जाता है। तो 4 में क्या कहता है कि नासिन द्वारा एप्लीकेशन लिया जाएगा। क्या कहता है, नासिन द्वारा इन्विटेशन किया जाएगा। कहता है हर कैलेंडर ईयर के अगस्त महीने में यह बता दिया जाएगा कि परीक्षा मार्च को ली जाएगी। कहता है इसके लिए 2 डेली न्यूज़पेपर में भी हम इसकी घोषणा करवा देंगे। यह डेली न्यूज़पेपर एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा। कहता है इसके लिए आपको फॉर्म ए देना होगा, साथ में 500 रुपए की फीस देनी होगी। यही बात रेगुलेशन 4 में बताता है। अभी हम केवल रिकैप कर रहे हैं, बाकी एक बार तो बता ही दिए। यही बात रेगुलेशन 4 में बताता है। ठीक है, तो रेगुलेशन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जो आवेदन परीक्षा के लिए लेगा उसके लिए फॉर्म ए। तो फॉर्म ए का जो रिक्वायरमेंट हुआ वो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए है। ठीक है, कहता है इसमें जैसे ये 3 फॉर्म है उसके लिए इसके ऊपर भी फॉर्म ए का मतलब एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस,
बी का मतलब फॉर लाइसेंस, जो बी दिया जाता है वो लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। इसी में दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी का नाम B1, दूसरे कैटेगरी का नाम B2। मतलब जो इंडिविजुअल के लिए आवेदन करेगा उसे B1, जो कंपनी और फर्म के तौर पर आवेदन करेगा उसे B2। कहता है सी का मतलब क्या है, इंटीमेशन फॉर अदर कस्टम्स स्टेशन। कहता है डी का मतलब क्या है, बॉन्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए फॉर्म ई। तो कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आखिरी में है आई। टोटल इतने ही फॉर्म है इनवैलिड और इनएक्टिव लाइसेंस के लिए तो दिया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्म आई, ठीक है। तो चार में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, फॉर्म ए देना पड़ेगा और साथ में आपको 500 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी। 5 में कहता है कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द एप्लीकेंट, एक आवेदक को क्या शर्तें पूरी करनी होगी, तो वह भारत का नागरिक होगा, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह आधार कार्ड रखता होगा, वह पैन कार्ड रखता होगा, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में उसके खिलाफ कोई भी मामला पेंडिंग नहीं होगा, वह पूरी तरीके से सॉल्वेंट होगा। कहता है इसके अलावा वह किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री पास कर रखी होगी। कहता है उसे 2 वर्ष का अनुभव जी कार्ड के तौर पर रहा होगा। कहता है वह सीए, एमबीए, एलएलएम, एफसीएमए, एसीएमए की डिग्री धारित कर रखी होगी। कहता है अथवा 2 वर्ष का डिप्लोमा वो कर रखा होगा। कहता है अथवा ग्रुप ए ऑफिसर के तौर पर उसका 3 वर्ष का अनुभव रहा हो। ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है, रेगुलेशन 6 की परीक्षा देने की पात्रता रखता है। कहता है इस सब के अलावा उसे 5 लाख का एक डॉक्यूमेंट देना होगा एसेट्स का, जो कि 5 लाख से कम नहीं होगा। उसके लिए चाहे तो वह शेड्यूल बैंक से भी लिखवा सकता है या ऐसा कोई एविडेंस प्रूफ दे जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को एक्सेप्टेबल। कहता है यह सब कागज जमा करके जो नजदीकी कमिश्नरियत है वहां आपको जमा करना होगा। वह इस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, नासिम को फॉरवर्ड कर देगा, जो इस परीक्षा को संचालित करता है, ठीक है। कहता है कमिश्नर चाहे तो इस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी करा सकता है। इसके बारे में रेगुलेशन 5 में बताया। रेगुलेशन 6 में कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ऐसा आवेदक जो रेगुलेशन 5 की शर्तों को पूरा करता है वही रेगुलेशन 6 के तहत एग्जामिनेशन दे सकता है। कहता है हालांकि ऐसा आवेदक जिसने पूर्व में इस परीक्षा को पास कर रखा है उसे दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं। कहता है यह एग्जाम मैक्सिमम आप 6 अटेम्प्ट में दे सकते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल रेगुलेशन 6 से कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना है, तो आप 6, ठीक है। परीक्षा में एक बार पूछा भी था कि एक कस्टम ब्रोकर एग्जाम देने के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना है, तो 6 बार का है। दूसरा कहता है यह जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वह हर साल मार्च के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। कहता है इसके नेक्स्ट मंथ उसके रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाए। कहता है ऐसे सफल आवेदक जिसने रिटन की परीक्षा पास कर ली हो उसे जुलाई के महीने में ओरल की परीक्षा के लिए बुलाया जाए, जून के महीने में ओरल की परीक्षा के लिए बुलाया जाए। कहता है जो ओरल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा वह जुलाई के महीने में जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो कहता है हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट उसी को मानेंगे जो रिटन और ओरल परीक्षा दोनों पास कर रखा। इसके बारे में भी जो जानकारी देता है वह रेगुलेशन 6 में ही देता है। कहता है इसके अलावा हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है वो सारा बात रेगुलेशन 6 के अंतर्गत ही बताता है। तो इसमें सबसे जो मेन बात है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट 6 टाइम्स है। दूसरा मेन बात है कि यह परीक्षा मार्च के महीने में कंडक्ट कराई जाती है, उसके नेक्स्ट मंथ में इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तीसरा है कि ऐसे सफल आवेदक जिसने रिटन की परीक्षा पास कर ली हो उसे इंडिविजुअली तौर पर ओरल की परीक्षा के लिए जून के महीने में बुलाया जाएगा। कहता है जो ओरल और रिटन दोनों क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही हम सफल आवेदक मानेंगे और रेगुलेशन 6 क्वालिफाइड पर्सन मानेंगे, ठीक है। Subscribe to our channel